मैं आबिद क़य्यूम एडवोकेट मैक एंड एसोसिएट के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है। बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉमन क्लासेस हैं बतौर कमर्शियल अटर्नी या जो वो लोग जो एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं या इस फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर वो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो इस कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं या इस साइड पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बेशक मुख्तसर लेकिन इट वुड बी अ वेरी फ्रूटफुल वन। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में वो लोकल लेवल पे हों या इंटरनेशनल लेवल पे, जिनको हम इंटरनेशनल कमर्शियल एग्रीमेंट्स भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं, उनमें कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जो आलमोस्ट सेम होती हैं या हर कॉन्ट्रैक्ट में रिपीट कर रही होती हैं। तो उनके हवाले से ये वीडियो है। तो बात करते हैं कि ऐसी वो हर क्लास जो हर दूसरे चौथे पाँचवें एग्रीमेंट में कमर्शियल एग्रीमेंट में वो इनकॉर्पोरेट होती है या उसका हिस्सा होती है। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है चॉइस ऑफ लॉ। चॉइस ऑफ लॉ और जुरिसडिक्शन। चॉइस ऑफ लॉ ये होता है कि आप जब एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो उसमें एक आप इन्हें क्लॉज डालते हैं कि कौन सी जो है वो लॉ के अंडर ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा या गवर्न करेगा। तो जिस भी कंट्री का लॉ आप लिख रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर हम लिखते हैं जी कि ये जो एग्रीमेंट है इट विल बी गवर्न अंडर द लॉज ऑफ पाकिस्तान, तो वो चॉइस ऑफ लॉ जो है वो पाकिस्तान की आ गई। और इसी तरह से जो चॉइस ऑफ लॉ के साथ जो जुरिसडिक्शन हम देते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो कौन सी कोर्ट्स को दायरा इख्तियार होगा, जुरिसडिक्शन होगी टू ट्राई दैट सूट अराइजन फ्राम दी कॉन्ट्रैक्ट या जो भी उसके ऊपर डिस्प्यूट होता है उसके मुताबिक जो है वो इन कोर्ट्स को दायरा इख्तियार हासिल होगा वो दावा सुनने का, वो सूट सुनने का। तो वो भी हम मेंशन कर देते हैं कि द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ट्राई एनी कॉन्ट्राडिक्शन आर सूट अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट टू बी दिस जुरिसडिक्शन। वो जुरिसडिक्शन ABC के नहीं पाकिस्तान की लिख सकते हैं या जो भी पार्टीज़ में जो अग्रीड हो रहा है। तो ये हम आलमोस्ट हर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख रहे होते हैं चॉइस ऑफ लॉ और जो कॉमन जुरिसडिक्शन की यानी क्लॉज है वो आ रही होती है। उसके बाद आ जाती है इंडेमनिफिकेशन कि अगर एक पार्टी या एक से ज़्यादा पार्टीज़ हैं तो वो एग्री कर रही हैं कि अगर ए जो है वो ये काम नहीं करेगा या इसका ये ऐसा होगा तो बी जो को वो कंपनसेट करेगा, या बी ये काम करेगा या नहीं करेगा तो वो ए को इस तरह से कंपनसेट करेगा। तो ये आलमोस्ट हर कमर्शियल एग्रीमेंट में ये क्लॉज भी हम रिपीट करवा रहे होते हैं जो कि एक पार्टी दूसरी को आइडेंटिफाई करने इंडेमनीफाई करने के लिए कर रही होती है। तो तीसरी इसमें आ जाती है परफॉर्मेंस, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, यानी उसको परफॉर्मेंस क्लॉज भी बोलते हैं कि ये जो कोई एग्रीमेंट जो हो रहा है या जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसकी कितनी टाइम ड्यूरेशन होगी, ये कितने टाइम में जो है वो कंक्लूड होगा, या इसमें जो सब्जेक्ट मैटर तय पा रहा है उसका परफॉर्मेंस ड्यूरेशन कितना होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं होता है, उसका अल्टीमेटली कोई उसको आपने जो उसके अंदर जो वो प्रोजेक्ट हो रहा होता है उसको आपने कंक्लूड करवाना होता है इतने टाइम के अंदर, या उतने टाइम के बाद जो वो फिर एक अडेंडम आएगा या फिर वो रीन्यू होगा एग्रीमेंट, या फिर जो भी पार्टीज़ के अंडर जो है वो रीन्यू डिसाइड होता है। तो वो एक परफॉर्मेंस की क्लॉज होती है कि इतने टाइम में विद इन 6 मंथ, 2 मंथ, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स ये काम जो है ना इन टर्म्स के ऊपर कंप्लीट होगा। तो जो टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया जाता है उसको हम जो है वो परफॉर्मेंस क्लॉज बोलते हैं। चौथे नंबर पे भी आ गया आपके पास कि अगर जो किसी इस पार्टीज़ के दरमियान दो या मल्टीपल पार्टीज हैं, जो भी वो एग्रीमेंट है उसमें अगर डिस्प्यूट आता है तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा। आर्बिट्रेशन के में जाया जाएगा, मीडिएशन होगी, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कोई सूरत हाल है,
या फिर डायरेक्ट पार्टीज जो है वो जो फील करेगी कि मुझे ये इन ग्रीवियंस है या जो इन ब्रीच हुआ है, तो वी विल डायरेक्टली गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये इस चीज़ को सेटल करने के लिए कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको कैसे जो है वो हैंडल किया जाएगा, उसके लिए आर्बिट्रेशन क्लास नॉर्मली कमर्शियल एग्रीमेंट्स में डाली जाती है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज ऑफ दिस सूट ऑफ दिस एग्रीमेंट, द इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा या मीडिएशन करवाई जाएगी, और अगर मीडिएशन फेल होती है तो फिर आर्बिट्रेशन के ज़रिए इस मामले को हल किया जाएगा। तो उस सूरत में जो डायरेक्ट सूट है, डायरेक्ट जो कोर्ट में जाना है वो बार्ड कर दिया जाता है। तो इसको हम आर्बिट्रेशन क्लास नॉर्मली कहा जाता है। हालांकि इसके अंदर आप मीडिएशन भी लेके आ सकते हैं, और इसमें अब बहुत ज़्यादा बाकी दुनिया में स्पेशली इंडिया में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की क्लास भी ऐड हो रही है। तो अगली हम बात करते हैं टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन भी हर एग्रीमेंट का, वो कमर्शियल हो या नहीं हो, नॉर्मली इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कि जहाँ ये तय किया जाता है कि किन किन सूरत हाल में ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, सीज़ कर जाएगा, या ये इसकी कोई लीगल फुटिंग नहीं रहेगी, पार्टीज़ जो है वो लायबल नहीं रहेंगी, एक दूसरे के राइट्स और जो ड्यूटीज़ है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो उसको हम इन्हें टर्मिनेशन बोलते हैं। अब टर्मिनेशन के आगे काफ़ी ज़्यादा वो हो सकती है टर्म्स एंड कंडीशन के किस किस ग्राउंड पे कौन कौन सी पार्टी इसको ख़त्म कर सकती है, या वो यानी कितनी देर का नोटिस देंगी, इसको इन्हें टर्मिनेट करने देंगी, या क्या इवेंट होगा तो उस सूरत में ये खुद से ही टर्मिनेट हो जाएगा, या प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी वो टर्मिनेट हो सकता है। तो ये एक टर्मिनेशन यानी वो क्लास है। इसकी वो बारीकी में मैं नहीं जाऊँगा। मैंने आपको कहा कि ये इन्हें लेंथी भी हो सकती है, एक इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स भी हो जाती है, इसकी सब क्लासेस भी हो सकती हैं। तो लेकिन ये एक मेजर जो इन्हें टाइटल दिया जाएगा उसको टर्मिनेशन का ही दिया जाएगा। उसके बाद जो वो फाइनली हम डिस्कस करेंगे एक और जो कॉमन क्लास जिससे शायद ही कोई एक यानी कंप्लीट एग्रीमेंट यानी वो बच पाता हो, वो आ जाती है फोर्स मेजर। फोर्स मेजर में वो हम सब जो बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ अंडरस्टैंड करते हैं या लॉ प्रैक्टिशनर, हमको आइडिया है कि ये वो क्लास है जिसके तहत दोनों पार्टीज़ अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाती हैं, यानी किसी के ऊपर किसी किस्म का ज़िम्मा नहीं रहता। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां दोनों पार्टीज़ या ऑल द पार्टीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट गेट फ्री फ्राम देयर लाइबिलिटीज़ इन द इवेंट ऑफ फोर्स मेजर। मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक एग्रीमेंट होता है कंट्रैक्टर के और इन्हें वो मालिक के इन्हें दरमियान या ये कंपनी के दरमियान की, इन्हें वो मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंट्रैक्टर है, तो उन्होंने कोई वो घर 200 बनाने, अब वो घर नहीं बन रहे हैं, लेकिन मीनवाइल वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है और वो सारे के सारे ज़मीन बोस हो जाते हैं घर। तो यहाँ किसी पे कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि ये वो मतलब नेचुरल एक्ट है, एक ऐसा मामला जिसको रोका नहीं जा सकता, किसी के इख्तियार में नहीं था। तो उसके वजह यानी उसमें कंट्रैक्टर की कोई मिस्टेक नहीं है, नाकस मटेरियल नहीं यूज़ हुआ। तो इस तरह के मामला, या फिर अगर एक कोई शिप जा रहा है तो वो शिप यानी दरिया या समंदर में तूफ़ान आ जाता है, तो तूफ़ान आने की सूरत में वो जहाज़ डूब जाता है, तो वो जो चीज़ें वो किसी उसका कोई क्लेमेंट नहीं, यानी वो लाइबिलिटी नहीं आएगी उस शिपिंग कंपनी पे जिसका वो, क्योंकि उनकी गलती से वो प्लेन नहीं डूबा। इसमें जो इंश्योरेंस के मामला हैं वो अलहदा से हैं, लेकिन यहाँ चूँकि हमारा पर्टिकुलरली सब्जेक्ट है कॉमन जो क्लासेस हैं उनको डिस्कस करना, तो मैंने आपको 6 से 7 कॉमन जो क्लॉजेस यूज़ होती हैं एक कमर्शियल एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, वो बताई हैं। होपफुली आपको इससे कुछ बेसिक आइडिया हुआ होगा कॉमन इन क्लॉजेस। इसके अलावा भी हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ को इन डेप्थ देखें
तो वो उनको फिर किसी वक्त और मज़ीद को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन ये वो क्लॉजेज़ हैं जो आलमोस्ट हर एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट हो रही थी। होपफुली आपके इससे फ़ायदा पहुंचा होगा। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना सबका ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।